हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0, 5.0 और आप लोगों की विभिन्न जो एग्जाम्स है उसके अंदर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको जो है फ्रेंड्स एज अ गिफ्ट आप कंसीडर करिए, रक्षाबंधन का गिफ्ट, क्योंकि इससे आप लोगों की बहुत सारी एग्जाम्स जो है उसके अंदर में आपको सहायता हो जाएंगी। केवीएस के अंदर में, DSSB के अंदर में, इवन अगर आप लोग मान लीजिए कल जाके सुपर टेट देना चाहते हो उसके अंदर में भी आप लोगों को काम आएगा। तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए आप सभी के सभी, और मुझे ये जरूर बताइएगा कि पिछली रात जो टेस्ट हुई थी वो आप लोगों ने दी या नहीं दी। वीकली टेस्ट आप लोगों का स्कोर कितना आया है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी बता दूंगा कि वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर में जुड़ जाएंगे ताकि आप लोग वीकली टेस्ट दे सके। चलिए, तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और जल्दी से हम लोग जो है हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी का इतने सारे लाइक्स के लिए। जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया आपने 1000 से भी ज्यादा लाइक्स यहाँ पर में कर दिए हैं। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है एक बार जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। ये पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखिए यहां पर मैं क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया था। कि भाई ये संविधान जो है ना हमारा, ये क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, लॉयर्स पैराडाइज, मतलब ऐसी भाषा इसके अंदर में इस्तेमाल की गई है जो वकीलों की भाषा है। इस तरीके के प्रावधान डाले गए हैं जो वकील ही सोच सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम के अंदर में आया था, और ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, केवीएस में पूछा जा सकता है, DSSB में पूछा जा सकता है, या यूपीटेट में, सुपरटेट में, या फिर आपका AWS में, एनवीएस के अंदर में, बिहार पीसीएस में, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। इसको याद रखिए आप लोग। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आंसर्स आप लोगों के आ रहे हैं, एकदम स्पीड में आप लोग आंसर करते जा रहे हो। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि संविधान में जो जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया गया है, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, मौलिक अधिकारों की न्याय संगतता, ठीक है, जो जस्टिफाइबल जो आपके मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, तो जस्टिफाइबल उसको बनाया गया है। ये सारे के सारे वकीलों की दिमाग की उपज है। तो लॉयर्स पैराडाइज या लॉयर्स जो है उनका स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग, इनको किसने बताया है? ठीक है, तो एवोर जेनिंग ने इसको वकीलों का स्वर्ग बताया है, भारत के संविधान को एवोर जेनिंग ने। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइवोर जेनिंग ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। लिखो सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार, आइवोर जेनिंग्स लिखेंगे सभी के सभी एक बार जल्दी से, ताकि आपको याद रहे। इंपॉर्टेंट है। देखिए बी शिवा राव जो है फ्रेंड्स, ये एक जो है ये इन्होंने भी संविधान निर्माण पर एक बुक लिखी है, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संवैधानिक इतिहासकार थे, लेकिन उन्होंने ये वाला नाम नहीं, ये वाला नहीं दिया था उन्होंने। ठीक है, चलिए, तो लिख देंगे आइवर जेनिंग थे जिन्होंने कहा था कि वकीलों का स्वर्ग है भारत का संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी आप लोगों को बताना है। भारतीय महिला जो है आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, मुझे ये भी बताइए आप लोग कि अभी फिलहाल में भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, पहली अध्यक्षा कौन थी? ठीक है, दोनों के दोनों बता दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है ये 1992 के अंदर में हुई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी जो पहली अध्यक्षा थी वो कौन थे, ये आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट करके, फर्स्ट वाली। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, तो जयंती पटनायक जो है इनकी पहली अध्यक्षा थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, जयंती पटनायक। आप लोगों ने ये बताना है कि अभी वर्तमान के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसकी अध्यक्षा कौन है, ये भी आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी के सभी। ठीक है, तो 1992 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो कानून था वो कब आया था? 1990 में आया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट, 1990 के अंदर में लाया गया था, और इसका जो स्थापना थी वो 1992 के अंदर में की गई थी। ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके, नाउ फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ऑन विच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन से तारीख को अपनाया गया था, ये भी बता देंगे आप लोग जल्दी से।
चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए इसके अंदर में भी आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। हमारे भारत का जो झंडा है वो हमारी आजादी के पहले ही अपना लिया गया था, क्योंकि आजादी के दिन जो है हमें झंडा फहराना था ना, इस वजह से। ठीक है, तो 15 अगस्त को तो नहीं, क्योंकि 15 अगस्त को ही झंडा थोड़ी अपनाएंगे, फिर उसको सिलाना भी है, उसको प्रिंट कराना है, सब कुछ कराना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 22 जुलाई 1947 को। ये आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। हर कोई बच्चा जल्दी से लिख देगा तारीख कि भारत का जो झंडा है, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस दिन अपनाया था। तो भारत का झंडा, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछेंगे तो याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जल्दी से आपको बताना है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची है जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि हमारे भारत के संविधान में 1 2 3 4 इस तरीके से करते हुए जो है फ्रेंड्स टोटल अभी 12 अनुसूची है। पहले 8 थी, 4 बाद में और जोड़ी गई है। ठीक है, तो 12 अनुसूची है, 12 शेड्यूल है। हर एक अनुसूची के अंदर में कोई ना कोई स्पेशल काम दिया है। जैसे पहली अनुसूची के अंदर में भारत के राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दिया गया, उनके नाम, उनकी बाउंड्रीज ये दी गई है। दूसरे वाले के अंदर में दी गई है कि अलग अलग जो संवैधानिक पद है उनको कितने पैसे मिलेंगे, उनकी सैलरी क्या होंगी, ठीक है, रेम्यूनरेशन क्या होगा उनका, उनको जो है और कौन कौन से फैसिलिटीज मिलेगी, ये सारी चीजें जो है वो सेकंड में दी गई है। थर्ड वाले के अंदर में दी गई है ओथ, कि शपथ क्या लेंगे जब मान लीजिए कि वो कोई संवैधानिक पद पर जाते, राष्ट्रपति बनते हैं या कोई गवर्नर बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो उनकी शपथ क्या होगी, कौन सी शपथ लेंगे, हर किसी की शपथ की सूची दी गई है। शपथ मतलब ओथ, ठीक है, जब वो बनते हैं तो लेते हैं ना, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं वगैरह वगैरह, वो सब, तो उसकी सूची दी गई है। और चौथे नंबर की जो अनुसूची है उसके अंदर में दिया गया है कि अलग अलग राज्यों से कितने कितने लोग जो है वो चुनकर राज्यसभा के अंदर में जाएंगे। तो राज्यसभा के लिए हर राज्य के लिए अलग अलग सीटें, अलग अलग नंबर ऑफ सीटें आवंटित है। ठीक है, वैसे सबसे ज्यादा सीटें कहा किस राज्य के लिए, जल्दी से बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से, सबसे ज्यादा सीटें कौन से वाले राज्य के लिए आवंटित है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे ज्यादा सीट जो है वो आवंटित है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, अच्छा बिहार के लिए कितनी सीटें आवंटित है ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें हैं। ठीक है, 31, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है इस वजह से। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या है, पॉपुलेशन के आधार पर अलग अलग राज्यों के लिए कितनी सीटें राज्यसभा के लिए रहेगी वो चौथी अनुसूची के अंदर में दिया है। पहली में क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया पहली अनुसूची के अंदर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी बाउंड्रीज दी गई है। सेकंड वाले के अंदर में पैसा, ठीक है, फिर बाद में देखो शपथ बाद में लेंगे बोले, पहले पैसे की डिसाइड कर लेते, ये वाली बात थी। देखो यहाँ पर में पहले रेम्यूनरेशन कितना रहेगा अलग अलग लोगों का, इसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री की कितनी सैलरी रहेगी उसमें सेकंड वाली अनुसूची में नहीं दिया है। ये भी अगला, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये भी इस तरीके के सेशंस बना दूं तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि हम एक सेशन हम लोग प्लान करेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, जितने ज्यादा बच्चे लाइव देखेंगे उतना ज्यादा हम लोग जो है फ्रेंड्स इस सेशन को और कर सकते हैं, फिर शेड्यूल वगैरह वाले सारे सेशंस हम लोग कर सकते हैं। तो सेकंड शेड्यूल के अंदर में आपका रेम्यूनरेशंस वगैरह अलग अलग पोस्ट का, थर्ड वाली सूची के अंदर में शपथ, और चौथी वाली अनुसूची के अंदर में राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या अलग अलग राज्यों के लिए। नाउ अब देखिए शेड्यूल थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, अब बताइए आप लोग तीसरी अनुसूची, अभी आपको बताया मैंने कि क्या है तीसरी अनुसूची के अंदर में। ओके, क्या राज्यसभा की सीटों का जो है नंबर दिया गया है तीसरी अनुसूची में? भाई अभी आपको बताया मैंने कि कौन से नंबर की अनुसूची में दिया गया है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। डायरेक्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा, ओथ एंड अफर्मेशन, या फिर जो शपथ है वो, सेंटर स्टेट रिलेशंस। भाई सेंटर स्टेट रिलेशन हम साथ साथ है, मूवी कितने लोगों ने देखी है? ठीक है, मतलब नाम है ना एक मूवी का, हम साथ साथ है, तो भाई सेंटर स्टेट का रिलेशन की भाई काम का बंटवारा वगैरह 7वें नंबर की अनुसूची में दिया हुआ है। हम साथ साथ है, ये याद रख लेना है, सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस उनका काम का बंटवारा वगैरह सारा दिया हुआ है उसके अंदर में। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेज। एम्यूलमेंट्स का मतलब भी होता है फ्रेंड्स वो भत्ते और वो जो पैसे वगैरह की बात हो रही है उसके अंदर में, तो ये तो भाई सेकंड नंबर पे पहला ही सबसे पहले डिसाइड कर लिया उन्होंने, सेकंड नंबर पे। ओके चलिए, तो ये है फोर्थ नंबर की अनुसूची, तो ये है थर्ड नंबर की अनुसूची, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे मैं आपको पूरी 12 के 12 अनुसूचियां याद करवा सकता हूं। जितने लोग चाहते हैं ना कि एक सेशन ले लिया जाए अनुसूचियों पे, जल्दी से मुझे बता देंगे, और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए फ्रेंड्स। कमेंट के अंदर में मुझे को बता देंगे आप लोग कि सर करवा दीजिए, मैं आपको पूरी 12 इस तरीके से याद करवा दूंगा। ठीक है,
इस तरीके से याद करवा दूंगा कि आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अभी जाएंगे अर्नव, ठीक है। इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड, ठीक है। बताइए आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची में किया गया है, आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है पहले 14 थी, अभी 22 भाषाएं हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती है, संविधान में जिसको शामिल किया गया 22 भाषाएं। ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंदर में शामिल है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। 8 शेड्यूल के अंदर में, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। पहले यही तक के शेड्यूल थे हमारे भारत के संविधान के अंदर में। भारत के संविधान के अंदर में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, उसके जरिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। अदरवाइज ओरिजिनल संविधान के अंदर में केवल कितने शेड्यूल थे, कितनी अनुसूचियां थी, केवल और केवल 8 अनुसूचियां थी, अब 12 है। 9वें नंबर की जो अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बताना है कि शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, हम 7 है, क्या है भाई, 7 है, तो ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि रिलेशन है, तो रिलेशन के अंदर में फिर बंटवारा भाई कि तुम क्या काम करोगे, तुम क्या काम करोगे, सारी चीजें उसके अंदर में बता दी गई है, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो 7वें नंबर की अनुसूची में दिया गया है। उसमें 3 प्रकार की सूची बनाई गई है इसमें। एक है केंद्र सरकार की सूची, मतलब केंद्र सरकार के कौन कौन से काम रहेंगे। एक है राज्य सरकार की सूची कि राज्य सरकार कौन कौन से काम करेंगी और दोनों मिलकर क्या काम करेंगे, उसको बोला जाता है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीसरे नंबर की सूची जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट 7वें नंबर की अनुसूची के अंदर में। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे जो रक्षाबंधन के इस पावन उपलक्ष्य के ऊपर में टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो राखी 2025 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। टीचिंग परीक्षा के जितने भी कोर्सेस हैं उन सभी के लिए, कोई भी कोर्स आप लोग ले सकते हो टीचिंग परीक्षा का, चाहे आप बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सुपर डेट की कर रहे हो, चाहे केवीएस की कर रहे हो, चाहे DSSB की, ठीक है, चाहे आप लोग सीटेट की पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी आप लोग कोर्स की तैयारी कर रहे हो, आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था, ये बता दीजिए आप लोग। तो गवर्नर जनरल का पद, देखिए गवर्नर जनरल जो है उससे पहले जो है गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, ठीक है, अलग अलग इस तरीके से। तो गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद भी बदल के कर दिया गया भारत का वायसराय। तो पहली बार गवर्नर जनरल ये शब्द कौन से एक्ट के तहत आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस तरह से इस एक्ट के तहत, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स ये याद रखना है आप लोगों ने, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए पहली बार गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बनाया गया था, पहली बार गवर्नर जनरल बोला गया। फिर बाद में क्या हुआ, जो है आपका 1833 के अंदर में, ठीक है, जो काउंसिल एक्ट आया था, ठीक है, 1833 के अंदर में, उसके अंदर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद 1833 में किया गया, ठीक है। और 1858 के अंदर में, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद भी हटा दिया गया और उसको बोल दिया गया वायसराय। तो वायसराय बनाया गया था 1858 के अंदर में, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर आपसे बोले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, ठीक है, तो याद रखना है लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक। आपको पता है ना, इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था। और पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते थे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के आपको बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आपको कौन से जो है भारत के पार्ट में मिलेगा। मैंने आपको बताया कि हमारे भारत के संविधान के अंदर में जो है फ्रेंड्स 12 अनुसूचियां है, याद आ रहा है आप लोगों को,
वैसे ही फ्रेंड्स भारत के संविधान के अंदर में 25 पार्ट्स भी है। पार्ट मतलब चैप्टर्स, आप इसको पार्ट को चैप्टर बोल सकते हो, ठीक है। अनुसूची में क्या है और पार्ट में फर्क क्या है समझिए आप लोग, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते। समझना मेरी बात को ध्यान से, जो पूरा संविधान है उसको छोटे छोटे जो चैप्टर्स में बांटा गया उसको बोला जाएगा पार्ट। और संविधान के बीच बीच में कहीं पे लिस्ट देनी थी, जैसे कि राज्य कौन कौन से राज्य है और उन राज्यों में से कितनी कितनी सीटें रहेंगी उनके पास में, तो वो लिस्ट बनानी थी। अब बीच में तो हम डालेंगे नहीं वो लिस्ट, तो हमने संविधान के लास्ट में ऐसी 12 लिस्ट डाल दी है। पहले 8 थी, अब 12 लिस्ट हो चुकी है, तो उसको अनुसूचियां बोला जाता है, वो संविधान के लास्ट में है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये संविधान ही है, मतलब संविधान के चैप्टर्स है, ओके। तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका आर्टिकल क्या है ये आप लोगों को बताना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 44। देखो एक जैसे यूनिफॉर्म मतलब कि देश भर के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर में जो सिविल मैटर है, क्रिमिनल मामलों में तो ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी है कि भाई आप क्राइम करोगे, आप किसी भी धर्म जाति किसी भी लिंग के हो, आपको समान जो है रूप से सजा मिलेगी। लेकिन शादी ब्याह और जो सिविल मामले होते हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस वगैरह, उसके अंदर में अलग अलग है, भिन्नताएं है कानून में। तो आर्टिकल नंबर 44 बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करनी है। अब ये आर्टिकल नंबर 44 जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी में आते हैं, और ये डीपीएसपी है भारत के संविधान का पार्ट नंबर 4, ठीक है, पार्ट नंबर 4। तो आर्टिकल नंबर 44 इसके अंदर अंदर बीच में आता है डीपीएसपी के अंदर में। डीपीएसपी है भारत का पार्ट नंबर 4 भारत के संविधान का, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों को समझा ये चीज? इससे क्या क्या सीखने मिला आप लोगों को? आप क्या क्या सीखे इससे? आप इससे सीखे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल क्या है। जल्दी से, जो मैं पूछ रहा हूं आता भी है फिर भी लिखेंगे, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 44 है, लिखो जल्दी से, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, कौन से वाले इसमें आता है, कौन से वाले जो है मेन चैप्टर में आता है? डीपीएसपी के इसमें आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से नंबर का पार्ट है? पार्ट नंबर 4 है, भाग नंबर 4। अच्छा, डीपीएसपी में कहां से कहां तक के आर्टिकल दिए गए हैं ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। जो डीपीएसपी है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, कलकत्ता के अंदर में भी एक बार सुप्रीम कोर्ट बना था, ओके, कलकत्ता के अंदर में। और ये वही एक्ट है जिसके जरिए, ठीक है, भारत के अंदर में पहली बार गवर्नर जनरल की पोस्ट बनी थी। चलिए मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो एक जो है सुप्रीम कोर्ट नाम से एक कोर्ट, अब वो आज का जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा वो अलग है और ये सुप्रीम कोर्ट अलग था, ठीक है, नाम सेम है इनका, लेकिन कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो उसके ज्यादा उतने अधिकार नहीं थे जितने आज हमारे वाले सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो बना था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 के जरिए। इसी के जरिए आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट भी बनाई गई थी, ठीक है। तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर में मेन चीज है कलकत्ता, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सूचना का अधिकार आरटीआई जो है वो कब लागू हुआ था और कौन से तारीख को लागू हुआ था ये भी आप बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से। सूचना का अधिकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार अगर हम लोग बात करेंगे भारत के अंदर में, तो आप जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए किसी भी जो स्टेट ओन्ड जितनी भी संस्थाएं हैं, ठीक है, उनसे क्या कर सकते हो आप? जवाब मांग सकते हो। तो आरटीआई ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को अस्तित्व में आया था। तो कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। प्लीज इसको याद रख लेना, कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर, ठीक है, 2005 को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे ये भी पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय में, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी उस समय में। यूपीए गवर्नमेंट बोल सकते हो उसको, यूपीए 1 भी बोला जाता है। तो कभी अगर पूछ ले कि इन राइट टू इन्फॉर्मेशन के समय में प्रधानमंत्री कौन थे, जैसे पूछा गया था ना एक बार के जब मंडल आयोग लागू हुआ था, मंडल कमीशन की सिफारिश, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर में ये भी पूछा जा सकता है कि आरटीआई लागू होते समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय में, ठीक है। और 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था।
नाउ नाउ फ्रेंड देखिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति का प्रथम शिकार कौन सा हुआ था? विलय की नीति, या जिसको आप लोग इंग्लिश में पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोलते हो, ये वही है, ठीक है, जिसके तहत अगर कोई राजा है जिसका बेटा नहीं है, ठीक है, तो उसका अपना खुद का बेटा नहीं है तो उसका राज्य हड़प लिया जाएगा। तो पहला राज्य कौन सा था जिसके ऊपर में कब्जा कर लिया गया था, ये आपको बताना है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ जो है लिस्ट भी देता हूं, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहां पर में हो जाएगा सातारा। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, सातारा जो है पहला राज्य था जिसको 1848 के अंदर में हड़प लिया गया था, सातारा को, ये बोलकर कि भाई उनके जो राजा है उनका खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातारा। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके जो है यहाँ पर में कुछ चीजें वो भी बताता हूँ। एक लिस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो लिस्ट आप लोगों ने याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। एक लिस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लिस्ट अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। हमने देखा सातारा को कब हड़पा गया था, ठीक है। सातारा को सबसे पहला राज्य था सातारा जिसको हड़प लिया गया था 1848 के अंदर में। ओके, 1848 के अंदर में। उसके बाद में बारी आती है एक जैतपुर की, ठीक है। जैतपुर नाम की एक छोटी सी रियासत थी, इसको कब हड़प लिया गया था? 49 के अंदर में, 1849 के अंदर में, ठीक है, सेकंड नंबर पे। फिर बारी आती है आप लोगों के संभलपुर की। ये संभलपुर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, छत्तीसगढ़ झारखंड का जो लगता हुआ इलाका है वहां पर में मिलेगा, ठीक है। संभलपुर, संभलपुर, ठीक है। तो 1849 के अंदर में थर्ड नंबर पे, 1849 में ही, लेकिन इसको थर्ड नंबर पे हड़पा गया था, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों की बारी आती है यहाँ पर में उदयपुर की। ये उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर है, ठीक है। प्लीज याद रखेंगे आप सभी लोग, ये उदयपुर जो है राजस्थान वाला नहीं है, ये छत्तीसगढ़ वाला, आज का जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वहां पर में पड़ता है, ये उसका भी नाम उदयपुर था, ठीक है। तो इसको कब हड़पा गया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो 1852 के अंदर में, 1852 के अंदर में। ओके, ये प्लीज याद रखिए, ये वाला उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ये जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में एक छोटी सी रियासत उदयपुर थी, उसकी बात हो रही है यहाँ पर में, ठीक है। उसके बाद में झांसी की बात करता हूं मैं फ्रेंड्स आप लोगों से। तो झांसी एज पर एनसीईआरटी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एनसीईआरटी के अंदर में इसको 1854 दिया गया, तो हम एनसीईआरटी मानेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अनुसार 1854 दिया गया। ये नंबर के अंदर में कई सारे जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। 1853 लिखा है कई जगह पे और कई जगह पे 1854। 1853 में घोषणा हुई थी, 1854 के अंदर में उसको उस पर कब्जा कर लिया था। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ 1854 होगा एज पर एनसीईआरटी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एज पर एनसीईआरटी, झांसी के ऊपर में। फिर उसके बाद में बारी आती है फ्रेंड्स आपके नागपुर की, ठीक है। तो नागपुर जो है फ्रेंड्स उसके ऊपर में क्या दिया है, नागपुर में, नागपुर को कब हड़पा गया था? तो नागपुर जो है उसका डेटा जो है यहाँ पर में एनसीईआरटी के अंदर में 1853 दिया हुआ है। ओके, तो नागपुर का 1853 दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में। फिर से बता दूं, एज पर एनसीईआरटी, तो हम लोग तो एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे भाई, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में जो दिया हुआ है उसके अनुसार। ओके, चलिए, गुड। तो ये जो है फ्रेंड्स इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, कभी भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग अच्छे से आंसर कर पाओगे। ओके, सबसे पहला राज्य कौन सा था? सातारा था जिसको हड़पा गया था। और यहां पर मैंने आपको ये लिस्ट दी है, एटलीस्ट इतनी लिस्ट याद रख लिया आप लोगों ने तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके, चलिए, अब मैं आपको एक मैप जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, इसको हम लोग उसको करेक्शन के साथ में कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बताना है, आफ्टर द फेल्यूर ऑफ रिवॉल्ट इन 1857, ठीक है, दिल्ली बहादुर शाह जफर को जो है कहां पर में एग्जाइल कर दिया गया था? आपको पता है कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो फेल हो गया, और जो मुगल बादशाह थे, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनको कैद कर लिया गया था। तो कैद करके उनको कहाँ भेज दिया गया था, बताइए? बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर जो है फ्रेंड्स, इनको रंगून भेज दिया गया था, जो कि उस समय उसको बर्मा बोला जाता था, उस शहर देश को। आज इसको म्यांमार आप बोलते हो, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, रंगून। अब इसका नाम, रंगून का नाम भी यंगून कर दिया गया है वैसे, ठीक है, यंगून। तो रंगून हम उसको बोलते थे पहले। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगून भेज दिया गया था, और वहीं पर जो है उनकी मृत्यु भी हो गई थी फिर, ठीक है, 1862 के अंदर में, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था 1857 के विद्रोह के बाद में? रंगून भेज दिया गया था, जहां पर में 1862 में जाकर उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
यूपीपीसीएस बीईओ के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र स्थित है? ठीक है, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, बताइए जल्दी से, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र। एक मैं आप लोगों को मैप दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर मैं जितने भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितने संस्थान हैं उनकी सारी की सारी लिस्ट दी गई है। तो प्रयागराज या इलाहाबाद, जिसको आप लोग पहले बोलते थे अभी प्रयागराज बोलते हो, वहां पर मैं ये लोकेटेड है। एक मैप आप लोगों को दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज, यहाँ पर मैं सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र मौजूद है, ठीक है, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ठीक है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, वन संशोधन विभाग, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ये सारे देहरादून के अंदर में लोकेटेड है। ओके, शिमला के अंदर में हिमालयन वन शोध संस्थान लोकेटेड है। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में वन जैव विविधता संस्थान, बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट कहाँ पर में है? हैदराबाद के अंदर में है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैप भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप लोग ये देख सकेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं इसके अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, उससे पहले एक बार फिर से ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ठीक है, ये कहां पर में है? प्रयागराज या इलाहाबाद के अंदर में 1992 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार कौन से 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता, देखिए आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में जो है समानता का अधिकार, समानता, ठीक है, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी इसको बोलते हैं, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ऐसे 5 जो है आप लोगों ने 6 जो है आपके, एक जो है बीच में है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, तो उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ऐसे 6 पार्ट में बांटा गया, 6 अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है। तो समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 आर्टिकल्स जो है आपके समानता के अधिकार के अंदर में आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनको समानता के अधिकारों के अंदर में रखा गया है। ओके, ये आप लोगों ने याद रखना था, समानता के अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, ब्लॉसम शावर, कल कितने बच्चे थे कल पेड क्लास के अंदर में? हम लोगों ने कल इसको पढ़ा है अच्छे से डिटेल में, जितने भी बच्चे पेड क्लास में थे उन लोगों को पता होगा। तो अगर आप लोग अभी भी नहीं जुड़े हो टीचिंग परीक्षा के साथ में फ्रेंड्स, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल करके या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में जाके आप लोग जो है जुड़ सकते हो। ओके, तो ब्लॉसम शावर, ओके, ब्लॉसम शावर जो है आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ब्लॉसम शावर जो है ये कॉफी वाला जो बेल्ट है, जहां पर में कॉफी का उत्पादन होता है ना, आपका कर्नाटक वाला इलाका, कर्नाटका, ठीक है, और केरला, वो जो इलाका है वहां पर में जो कॉफी बेल्ट है वहां ये बारिश होती है, ब्लॉसम शावर, कॉफी के जो फूल है उसमें वो खिलते हैं इस समय में। ओके, तो कर्नाटक दिया नहीं था, तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। तो कर्नाटक और केरल वाला जो इलाका है वहां पर में ये होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। कर्नाटक केरला है तो केरल ही दिया था ऑप्शन के अंदर में, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ब्लॉसम शावर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी को जो है फ्रेंड्स कॉफी शावर भी बोला जाता है, क्योंकि कॉफी के जो फूल है वो इसी के अंदर में खिलते हैं, इसी बारिश की वजह से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, मतलब पीपल सोवरेनिटी है, जनता का राज है भारत के अंदर में। भारत, देखो, सोवरेनिटी या सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि भाई यही सबसे बड़ा है, ठीक है, और सबसे बड़ा डिसीजन अगर किसी का है तो ये इसी का होगा। सार्वभौमिकता, इसके ऊपर में कोई दूसरा डिसीजन नहीं थोप सकता। तो हमारा भारत सार्वभौमिक देश है। हमारे भारत में भी कौन सार्वभौमिक है? ठीक है, सोवरेनिटी किसकी है? हमारे भारत के अंदर में जनता की सोवरेनिटी है, पीपल की। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की प्रस्तावना ही स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट हो रहा है। मतलब हमने ही हमारे देश के ऊपर में हमारे लिए ये संविधान को बनाया है, हमने बनाया है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे ऊपर लागू करने के लिए। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है हमारी प्रस्तावना। इसी वजह से यहाँ पर में जनता का शासन है, क्योंकि जनता ने ही जनता के लिए ये संविधान बनाया है। इससे ये चीज समझ में आ गई। ओके, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। देखिए, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है फ्रेंड्स,
भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब भारत की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, कौन सा शब्द जोड़ा गया, वो तो एक मैटर है ही, लेकिन भारत की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार, ठीक है। और वो संविधान संशोधन हुआ है 42 नंबर का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर 42 1976 के अंदर में केवल एक ही बार हुआ है। तो जो भी जोड़ा घटाया गया है, ठीक है, तो वो सब इसी के तहत किया गया। तो घटाया तो कुछ गया नहीं था, जोड़ा ही गया था। ओके, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। आपका प्रस्तावना के अंदर में धर्मनिरपेक्ष शब्द, उसके बाद में जो समाजवादी शब्द है वो जोड़ा गया, और उसके बाद में जो है इंटीग्रिटी शब्द भी जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता, ठीक है। मान लीजिए कि आपातकाल लगा है हमारे देश के अंदर में, तो आपातकाल के अंदर में भी एक अधिकार है जो छीना नहीं जा सकता। इमरजेंसी के दौरान भी आपसे ये अधिकार तो नहीं छीना जा सकता। अच्छा, तो आपातकाल लगा है तो आपको जीवन जीने का अधिकार छीन ले क्या आप लोगों से? भाई, राइट टू लाइफ नहीं छीना जा सकता, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 में दिया हुआ है ये। इसके अलावा एक और आर्टिकल है जो आपसे नहीं छीना जा सकता, वो है आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी नहीं छीने जा सकते। 20 के अंदर में आप लोगों को यही दिया है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। और आर्टिकल नंबर जो 20 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 20 है उसके अंदर में बात की गई है आप लोगों की कि अगर कोई व्यक्ति को सजा होती है, ठीक है, या उसको जेल में डाला जाता है, तो उसको खुद के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसको एक काम के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। एक काम के लिए मतलब आपने जो है 10-12 सजा दे दी उसको, ऐसा नहीं कर सकते। या फिर आप उसको आज अगर उसने गुनाह किया है जिस तारीख को, तो उस तारीख को जो कानून लागू था उसके अनुसार सजा होंगी। ऐसा नहीं कि भाई जो है मान लीजिए कि किसी ने बिना हेलमेट के गाड़ी चलाई थी उस समय में, तो मान लो कि उसको 1 साल की सजा थी, आपने आज एक कानून बना दिया कि अब जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएगा उसको जो है 10 साल की सजा होगी। तो आप आज कानून बनाकर पिछले वाली जुर्म के लिए सजा बढ़ाकर नहीं दे सकते, ठीक है। तो जिस दिन वो सजा, जिस दिन वो लागू था, जिस दिन वो कानून जिस दिन वो काम हुआ है, उस दिन जो कानून लागू था उसके अनुसार सजा होंगी। ये सारी चीजें जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 20 में बोली गई। तो ये दोनों कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता, दोनों आपके संवैधानिक अधिकारों को या फिर मूलभूत अधिकारों को। तो जीवन का अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता। समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, जल्दी से बताएंगे। और जो बच्चा पूरा सेशन अच्छे से देख रहा है, स्टार्टिंग से देख रहा है, वो मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बता सकता है कि कौन से हमारे भारत के कौन सी अनुसूची के अंदर में ये बात बोली गई है कि काम का बंटवारा होगा। तो हमारे भारत के संविधान में 7वीं नंबर की अनुसूची जो है, 7वें नंबर की जो शेड्यूल है, उसमें बोला गया है कि 3 प्रकार की सूचियां होगी। एक तो होंगी केंद्र सरकार की सूची, या जिसको संघ सूची भी बोलते हैं आप लोग, संघ सूची, ठीक है। एक है राज्य की सूची, राज्य सरकार के काम, ठीक है। और एक है समवर्ती। अब इस समवर्ती सूची के अंदर में क्या होता है ना फ्रेंड्स, दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों, ठीक है। शिक्षा भी समवर्ती सूची के अंदर में ही आता है। तो समवर्ती सूची जो है ये हम लोगों ने लिया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आप देख सकते हो कितने सारे एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, केवल 20 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 लाइक से, तो जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स सारे जगहों पे। ओके, तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, इसके अंदर में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मान लो केंद्र ने भी कानून बना दिया, ठीक है, केंद्र ने और राज्य ने भी कानून बना दिया, तो किसका कानून माना जाएगा? उसमें फिर केंद्र का माना जाएगा। इसी वजह से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में कोई पूरे देशव्यापी स्तर के ऊपर में सुधार लाना है, तो शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में। केंद्र सरकार ने यहाँ पर में एफर्ट लेने चाहिए और केंद्र सरकार ने पूरे देश के ऊपर में एक यूनिफॉर्म जो है एजुकेशन लगाना चाहिए कि भाई किस तरीके से जो सुधार है, एटलीस्ट ये नहीं कह रहे कि किसी पे थोप दो कोई राज्य के ऊपर में, आपकी यही चीज पढ़ाइए, सुधारात्मक जो चीजें हैं वो लाने के लिए करना चाहिए कि भाई ये बेसिक ये चीजें स्कूल में होनी चाहिए, स्कूल्स का इंस्पेक्शन इतने समय पे होना चाहिए, कोई छत ना गिर जाए, कोई जो है स्कूल्स में टीचर्स की कमी ना हो। इसके लिए देशव्यापी स्तर के ऊपर में कानून बनाने की जरूरत है, देशव्यापी स्तर के ऊपर में, ठीक है, ताकि सारे जगह पे एक साथ लागू हो जाए। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। भारत का जो है घोष क्या है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है भारत का? सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्य की
हमेशा विजय होती है। तो सत्यमेव जयते ये भारत के कौन से प्राचीन ग्रंथ या शास्त्र है जिससे लिया गया है? सत्यमेव जयते, ठीक है। तो ये लिया गया है फ्रेंड्स मुंडक उपनिषद से, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मुंडक उपनिषद के अंदर में दिया हुआ है सत्यमेव जयते, तो यहां से हम लोगों ने ये घोष वाक्य लिया है, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों ने, मुंडक उपनिषद से, ठीक है, मुंडक उपनिषद से। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्यमेव जयते। वैसे सत्यमेव जयते जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि अशोक स्तंभ है सारनाथ में, वहां पर में भी उल्लेखित है। तो अशोक स्तंभ पे भी ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से। और हमारे भारत में जब हमने हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय में हम लोगों ने वो अशोक स्तंभ जो है उसको नेशनल एम्बलम के रूप में हम लोगों ने इस्तेमाल किया, वो अशोक स्तंभ को दिखाने के लिए। तो वहां पर में सत्यमेव जयते था, तो हम लोगों ने भी सत्यमेव जयते जो है हमारे भारत के घोष वाक्य के रूप में ले लिया है, ठीक है। अदरवाइज इसका उल्लेख जो है आपको मुंडक उपनिषद में मिलेगा। विच ऑफ द, अच्छा चलिए सारनाथ की बात आई थी तो मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को। सारनाथ जो है ये बताना है आप लोगों ने मुझे कि सारनाथ कौन से राज्य में है, ठीक है। सारनाथ कौन से, उस राज्य के कौन से शहर में है और इसको किस नाम से जाना जाता है सारनाथ को, ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है। स्पीड में आंसर करिए आप सभी के सभी। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सारनाथ की, तो सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में है। उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी के अंदर में मिलेगा। ये वो जगह है जहां पर में गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर में। इसको ऋषि पत्तन या फिर इसी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, इसी पत्तन। इसको मृगदेही के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सारनाथ को। ऋषि पत्तन, इसी पत्तन, मृगदेही, ओके। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट हम जो है यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज द लार्जेस्ट ज्यूरिसडिक्शन इन द कंट्री। आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है लार्जेस्ट ज्यूरिसडिक्शन है, ओके। मतलब सबसे ज्यादा एरिया उसके अंदर में आता है या सबसे ज्यादा क्षेत्र आता है उसके अंदर में, ठीक है। अब देखिए एक एक करके मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करूं मैं, बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है किसको किसको कवर करता है? ये महाराष्ट्र को कवर करता है, महाराष्ट्र पूरा बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में आता है, ठीक है। इवन जो गोवा है, गोवा का अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में ही आता है, गोवा, ठीक है। और इसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, बड़ा नाम है, ठीक है। दादर एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव, ये एक ही, पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, अब ये एक ही है, ठीक है। तो ये तीनों के लिए जो है फ्रेंड्स बॉम्बे हाई कोर्ट काम करता है। तो इसका ज्यूरिसडिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट किसके किसके लिए काम करेगा? महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली के लिए। मैं वही कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करूं आप लोगों से, तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ये फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल के लिए और अंडमान निकोबार के लिए काम करता है। कहा गया अभी कलकत्ता हाई कोर्ट इधर में, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल के लिए प्लस अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार के लिए कौन सा वाला हाई कोर्ट काम करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप बताओ जल्दी से, ठीक है। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करते हैं हम लोग, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट देखिए फ्रेंड्स किस किस के लिए काम करता है, ध्यान से समझना आप लोग। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना 1948 के अंदर में जब हुई थी, तो नॉर्थ ईस्ट जो है पूरा का पूरा वो कवर करता था, पहले पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करता था, फिर बाद में धीरे धीरे कुछ हाई कोर्ट्स बनने लगे, ठीक है। तो आज के समय में गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ये किसको किसको कवर करता है? आसाम को कवर करता है, नागालैंड को कवर करता है, मणिपुर को कवर करता है, मिजोरम को कवर करता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है, ठीक है। आसाम, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। तो आसाम को कवर करता है, ठीक है, मणिपुर को कवर करता है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए आप, इतना बड़ा इसका जो है क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र, ठीक है। तो आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों को कवर करता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इसका सबसे बड़ा जो है ज्यूरिसडिक्शन, मतलब ज्यादा बड़े क्षेत्र को या ज्यादा राज्यों को कवर करता है, वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। यही इसका मतलब था कि लार्जेस्ट ज्यूरिसडिक्शन कंट्री के अंदर में वो किसके पास में? गुवाहाटी के पास में, गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास में, ठीक है। ये समझा के आपको ये बताओ मेरे को, ये समझा के जल्दी से हाथ ऊपर करके बताएंगे कि भाई बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली को कवर करता है, कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार को कवर करता है,
ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट आसाम को, मणिपुर को, नागालैंड को, मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है। ये याद रखना है, सबसे बड़ा जुरिस्डिक्शन गुवाहाटी का है। पहले तो इससे भी बड़ा था उसका, ठीक है, फिर धीरे धीरे कुछ हाई कोर्ट्स बने, उसके बाद में ये कम हुआ। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स इलाहाबाद हाई कोर्ट तो सिर्फ यूपी को कवर करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा उसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, देखिए यहां पर मैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सही नहीं है, इनमें से कौन सा वाला सही नहीं है ये बताएंगे आप लोग। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो भाई वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के, तो भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है, 1833 में बने थे वो। उससे पहले वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फिर बाद में भारत के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वाइसराय थे, ये भी बिल्कुल सही है। आपसे बोला है कौन सा वाला सही नहीं है, जब सारे सही है तो फिर सही नहीं है क्या हो जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, आप लोगों का आंसर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि सारे के सारे जब सही है तो ऊपर में से कोई नहीं। जब सारे सही है तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, ये आंसर लगाओगे ना इसके अंदर में। कितने लोगों का सही हुआ है हाँ बता दो मुझे एक बार जल्दी से, या समझ आ गया कम से कम एटलीस्ट कि ई आंसर क्यों है। जब सारे के सारे सही है और आपसे बोला गलत कौन सा है, तो जब सारे सही है तो एक भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव, क्योंकि गलत एक भी नहीं है ना इसमें। ओके चलिए, तो ई आंसर लगाया। चलिए, बहुत सारे बच्चे हाथ ऊपर करके बता रहे कि जी हाँ समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग फीडबैक भी दे रहे हो कि आपको समझ में आ गया है करके। चलिए गुड। नाउ फ्रेंड्स, कल जो टेस्ट हुई थी हमारी, कितने लोगों ने टेस्ट का फॉर्म भर दिया? जिन लोगों ने टेस्ट का जो है फॉर्म नहीं भरा है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस सेशन के बाद में आप लोगों ने भर देना है, ताकि आप लोग इस तरीके से रहे। देखिए यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि रितिका यादव है, उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 लेकर आया कल। तबस्सुम परवीन है 97, सलोनी गुप्ता है, निकिता सिंह है, अफशा महिम है, प्रियंका सिन्हा है, सुधीर कुमार गुप्ता है, केबी कुमारी है, फरहत परवीन है, श्वेता, अंजलि कुमारी, ये सारे लोग हैं। आप लोग भी फ्रेंड्स दे सकते हो, ठीक है, आज भी दे सकते हो आप लोग, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, नीचे में जो फॉर्म दिया हुआ है ना, उस फॉर्म को फिल कर देना है आप लोगों ने। वो फॉर्म आप फिल कर लोगे, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे उस टेस्ट के लिए। आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपको ऐड कर दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है इसके लिए। ठीक है, आप बस भर देना है आपने, ठीक है, उस फॉर्म को, और आपको ऐड कर देंगे उस टेस्ट के अंदर में, उस टेस्ट वाले इसमें। हर हफ्ते टेस्ट होंगी, आप हर हफ्ते जो है उसको दे सकते हो टेस्ट को, ठीक है। नाउ इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ाई करना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम कोर्सेज के साथ में, तो राखी 2025 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए आज, ठीक है। आप लोग अपनी सफलता की तरफ में एक और कदम आगे बढ़ा चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल? बंगाल की नर्सरी, ठीक है, बंगाल सेना की नर्सरी कौन से वाले एरिया को कहा जाता था? देखिए फ्रेंड्स, नर्सरी का मतलब होता है जहां पर में जो है ना वो छोटे छोटे से पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उसको नर्सरी बोलते हैं। फिर उसी के नाम से हमने छोटे बच्चों की जो स्कूल है उसको भी नर्सरी बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो पहले एक्चुअल में नर्सरी का मतलब होता है जहाँ छोटे छोटे से पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, वो नर्सरी होती है। और फिर बाद में हमने उसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए बच्चों की जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्कूल को भी नर्सरी बोलना स्टार्ट कर दिया। तो बंगाल के आर्मी की नर्सरी, ठीक है, ये कहा जाता है अवध को, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज्यादा सैनिक बंगाल की सेना में भर्ती होते थे। तो बंगाल की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ से भर्ती होते थे? अवध से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो बंगाल की सेना के समय में 1857 के विद्रोह के पहले, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये आपका कि बंगाल की सेना की नर्सरी के रूप में किसको जाना जाता था? तो अवध की सेना को जाना जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो ज़्यादातर लोग वैसे अपर कास्ट के होते थे, ब्राह्मण होते थे, अपर कास्ट के होते थे जो सेना में शामिल होते थे पहले शुरुआत में, ठीक है, और ज़्यादातर लोग अवध के होते थे। इसी वजह से अवध को बंगाल की जो है बंगाल आर्मी की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक चीज़ थी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, DSSB TGT के अंदर में आया था, और एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है आपका हिमाचल प्रदेश की जो कमीशन की एग्जाम होती है उसके अंदर में भी आया था, सेम क्वेश्चन, ठीक है। 1851 के अंदर में एक सफ़ेद मुहा था, ठीक है, जिसका नाम था, ठीक है,
आपको वही बताना है। उसने बोला था कि अवध जो है एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आके गिर जाएंगी। तो किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड डलहाउजी ने। ये सफेद मुंह था लॉर्ड डलहाउजी। उसने बोला कि अवध एक ऐसी चेरी है जो एक ना एक दिन आके हमारे मुंह में ही गिरनी है, मतलब हम ही उस पर कब्जा करेंगे अवध के ऊपर में, ठीक है। अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे। और फिर बाद में जाकर जो है फाइनली आपको पता है कि 1856 के अंदर में अवध के ऊपर में कब्जा भी कर लिया गया। तो लॉर्ड डलहाउजी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, उसने ये कहा था बात, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ पॉइंट है। तो फाइनली 1856 में मिस मैनेजमेंट या मिस गवर्नमेंट के आरोप में, ठीक है, मिस गवर्नमेंट के आरोप के अंदर में उनको अवध के ऊपर में कब्जा कर लिया गया। वाजिद अली शाह उस समय में अवध के नवाब थे, उनको नजरबंद करके कोलकाता भेज दिया गया था। उनकी वाइफ थी, ठीक है, बेगम हजरत महल, और उनका जो बेटा था बिरजिश कादर, उन्होंने फिर लड़ाई लड़ी थी लखनऊ से 1857 के विद्रोह में। निम्नलिखित में से कौन सा वाला मिलान गलत है, ये बताना है आप लोगों ने। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इनमें से कौन सा वाला मिलान गलत है। तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वाला मिलान गलत है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, काइगा जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, कर्नाटक के अंदर में, कुंडाकुलम तमिलनाडु, नरोरा गुजरात। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, देखिए तारापुर तो महाराष्ट्र के अंदर में ही है, सही है बिल्कुल ये, ओके। काइगा जो है काइगा जो है आपका कर्नाटक में, काइगा कर्नाटक के अंदर में, ये भी बिल्कुल सही है। कुंडाकुलम, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में है। नरोरा ये यूपी के अंदर में है, यूपी में, ना कि गुजरात में। गुजरात के अंदर में काकड़ा पारा है, काकड़ा पारा एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है। नरोरा यूपी के अंदर में। तो गलत पूछा था ना, तो आपसे आंसर डी हो जाएगा। गलत वाला पूछा था, इस वजह से डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के आधार पर की गई थी, ये बताना है आप लोगों ने। किसके सिफारिश के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? अब देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि एक कमीशन बनाया गया था, ठीक है। उस कमीशन ने रिसर्च की, और उस कमीशन ने रिसर्च करने के बाद में अपनी सिफारिश दी, और उस सिफारिश के आधार पर फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन। ये जो कमीशन था ये बनाया गया था 1926 में, ठीक है। इसी ने सिफारिश दी थी, और इसकी सिफारिश के आधार पर आरबीआई एक्ट बनाया गया, आरबीआई एक्ट 1934, 1934। और इसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरीके से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन बना था 1926 में, और उसके बाद में 1934 में जाकर उस पर कानून बनाया गया, ठीक है। तो हिल्टन यंग कमीशन तो कहीं पे दिया भी नहीं है, ठीक है, तो आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इस तरीके से हाई लेवल क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से अभी भी कह रहा हूँ, जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहता है, चाहे केवीएस हो, चाहे DSSS हो, चाहे बीपीएससी टीआरई हो, चाहे आप लोगों का सुपर टेट हो, चाहे आप लोग कोई और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग परीक्षा इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पर मैं इस तरीके से आप लोगों को जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी तैयारी करवाई जाती है, ओके। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आज ही नीचे में नंबर जो चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, 7611101101 या 9697888844, ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। और राखी 25 आप 2025 इस कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हो आज, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए एक बड़ा क्वेश्चन, इससे भी जो है इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। कितने लोग हैं जो ये प्रण लेते कि ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं, आप पूरा समझेंगे? अगर आप तैयार हो तो मैं आप लोगों को पूरा समझाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए जल्दी से। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, आप लोगों को बोल रहा है कि कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है, ये वुड्स डिस्पैच 56 में नहीं आया था, 1854 में आया था, 1854 में। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन बोला जाता है इसको, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये तो गलत है। हंटर कमीशन
देखिए फ्रेंड्स, हंटर कमीशन जो है ये लॉर्ड रिपन के समय में बना था मेनली, और ये बना था आपका एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो ये हंटर कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया था, प्राइमरी एजुकेशन पे, और ये बना था लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन जो था उनके समय में बना था। लॉर्ड रिपन, इन्होंने ही कहा था कि उनका दिल भारत के लिए धड़कता है, लॉर्ड रिपन ने कहा था, ठीक है। तो हंटर कमीशन बना था प्राइमरी एजुकेशन के लिए 1882 के अंदर में। तो ये भी गलत है आपका, ठीक है, 1887 नहीं 1882 होना चाहिए था यहाँ पर में। रेले कमीशन, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं रेले कमीशन की बात करूँ तो ये बना था यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ जो है उसके लिए बना था कि यूनिवर्सिटी, भारत के अंदर में जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कैसे काम करेंगी, फिर उसी के आधार पर यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में। तो ये 1902 में बना था रेले कमीशन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, 1902 में बना था यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़ जो है भारत के अंदर में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ जो है उसके लिए बना था, और यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया गया था फिर 1904 में जाकर। तो ये 1900 में नहीं बना था। सैडलर कमीशन, देखिए फ्रेंड्स, सैडलर कमीशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जांच के लिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ हो रही थी, टू एनक्वायर इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जांच करने के लिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो अनियमितता थी उसकी जांच करने के लिए सैडलर कमीशन बनाया गया था 1917 में। तो ये बिल्कुल सही है। ये हाई लेवल क्वेश्चन था, जो बच्चा चाहता है कि इस तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दूं, ठीक है, जो चाहता है इस तरीके के क्वेश्चन करा दूं वो हाथ ऊपर करके बता देगा। और आप मेक श्योर करिए कि मैक्सिमम लोगों तक आप इस सेशन को शेयर कर दें। क्या चाहते हो कि ऐसे ही क्वेश्चन कराऊं? मैं इस तरीके से जो है फ्रेंड्स बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक सपनों वाली क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको रात रात में क्लास के अंदर में, ऐप के अंदर में जो हमारी क्लास होगी पेड क्लास, उसके अंदर में पोल के माध्यम से आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोग सफलता की तरफ में आगे बढ़े। एक चीज़ और बता दूं, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच जब आया था उस समय में भारत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो डलहाउसी थे, डलहाउसी, ठीक है। ये वुड्स डिस्पैच के समय में, हंटर कमीशन के समय में लॉर्ड रिपन थे, ये मैंने आपको बताया, लॉर्ड रिपन। रेले कमीशन जब था, रेले कमीशन के समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। और सैडलर कमीशन जब भारत में आया था तो सैडलर कमीशन के समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्स, ठीक है, चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड सैडलर कमीशन के समय में। अब एग्जामिनर को बोलिए कि क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर, कुछ भी पूछ ले अभी, ठीक है। हम तो इससे भी ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है, इससे भी ज्यादा डिटेल में जाया जा सकता है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो, आप जो है मेहनत करने के लिए तैयार हो, ठीक है, जो बच्चा मेरे साथ में रात रात भर जाकर पढ़ने के लिए तैयार है, मैं उसको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स हर एक पॉइंट, जो हर एक क्वेश्चन है वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ, देखते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चंस करने के लिए आप लोग तैयार हो। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार और उनके साथ जुड़े हुए अनुच्छेदों की श्रेणी का सही मिलान नहीं है? नहीं है वाला बताना है आपने। देखिए, आपको राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि राइट टू फ्रीडम जो है 14 से 18 है क्या? नहीं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ये आप लोगों का दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक में, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार है आपका, समानता, समानता के अधिकार के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये वाला सही तरीके से मिलान नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि शोषण के खिलाफ अधिकार, मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, इंसानों को जो है बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, ये आर्टिकल नंबर 30 में। बाल जो मजदूरी है उसके खिलाफ प्रतिबंध आर्टिकल नंबर 24 में। तो ये बिल्कुल सही है आपका, ये वाला सही है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता, आपके मन मर्जी का जो धर्म आपको फॉलो करना है करो, कोई धर्म फॉलो नहीं करना है मत करो, तो ये भी बिल्कुल सही है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, देखिए फ्रेंड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है आप लोगों के, ये आपको आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर में 31 दिया हुआ है, तो ये भी आप लोगों का, ठीक है, जो है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 में दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 31 तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था जो हटा दिया गया है, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब जो है फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर में एक और ऑप्शन जोड़ना है, ठीक है, जो ऑप्शन होगा आपका मोर देन वन ऑफ दी अबो, मोर देन वन ऑफ दी
अबव, शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे मोटा, मोटा, नोटा का भाई मोटा, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, अब ध्यान से देखिए आप लोग, ये वाला आपसे बोला कौन सा गलत है, तो ये गलत है, राइट टू फ्रीडम जो है वो नहीं है, वो समानता का, राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल नंबर 14 से 18, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, 14 से 18, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18 के अंदर में, ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30 के अंदर में दिया गया है, ना कि आप लोगों का 29 और 30 में दिया, ना कि 29 से 31 के बीच में, ठीक है, 31 को तो हटा ही दिया गया है। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव के अंदर में हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, एफ। चलिए, तो इस तरीके से भी आप लोगों को करते आना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक दिखाता हूं, मैं राइट टू जो है फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप देख सकते हो इक्वेलिटी 14 से 18 में, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार दिया है 19 से 22 के अंदर में, आप अगर देख पा रहे हो तो। एक्सप्लॉयटेशन शोषण के खिलाफ अधिकार 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 में है, ठीक है, 29 से 30, 29-30 दो आर्टिकल है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचार का अधिकार, कोर्ट जाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में। कितने लोगों को समझ में आया ये हम लोगों ने जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर जो एक और ऑप्शन जोड़ दिया हमने? कितने लोग हैं जिनको पसंद आया ये क्वेश्चन, जल्दी बताइए आप लोग। एफ, तो हम जो है वहां तक भी पहुंच गए। यहाँ पर मैं एलटी ग्रेड का बैच का पेपर 1 लेना है जी, बिल्कुल ज्योति ऑफिशियल जी, बिल्कुल आप ले सकते हो। मैं आपको बता दूं नीचे में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में आप जुड़ जाइए, ठीक है। हजारों बच्चे जो है वो अभी आज जुड़ रहे हैं, तो आप भी आज जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, इतना सारा ऑप्शन, अरे भाई मेरा बस चले तो मैं आपको 10 ऑप्शन दूं और उसमें से चूज करने के लिए बोलूं, आप बताओ करना है कि इसको इस तरीके से कुछ तूफानी ऐप के अंदर में कराऊंगा आपको, पेड बैच के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर में तो उतनी जगह नहीं होती और फिर आपके पास ऑप्शंस भी नहीं होते। हमारे पास में अभी हम लोग जो ऐप डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर में हम ऐसा दे रहे हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस वहाँ पर में रख सकते हैं, मतलब कितने भी ऑप्शंस हम वहाँ रख सकते हैं। आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस आएंगे, उनमें से फिर चूज करो। सोचो क्या मजा आएगा पढ़ने में, फिर आपको एग्जाम आपको हलवा लगेगा, ठीक है। आपको एग्जाम हलवा लगने लगेगा कि भाई यार इतना इजी है पेपर, तो 4 ही ऑप्शन है, यहाँ तो 5 ही ऑप्शन है। हमारे सर दानिश सर तो हमको 7-7, 8-8, 10-10 ऑप्शन के साथ में कराते। आप बोलो तो करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ ऐसे भी, ठीक है। एक दिन करते अपन तूफानी कुछ ऐप के अंदर में, जब अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है। बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली जो है फ्रेंड्स अगले 1 हफ्ते के अंदर में वो डेवलपमेंट आप लोगों के पास में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर में फिर देखिएगा क्या मजा आएगी आप लोगों को पढ़ने में। कितने लोग एग्री करते करना है मेरे को बता दो आप लोग, अगर करनी है ऐसी प्रैक्टिस, ठीक है। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा सर, बिल्कुल करिए, बिल्कुल आप करते हैं मेहनत, ठीक है। एलटी ग्रेड का बैच लेना है, सत्येंद्र सिंह भी बोल रहे हैं। सत्येंद्र जी बिल्कुल आप भी ले सकते हो, नीचे में नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी, ठीक है। और जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। बाकी जो है फ्रेंड्स ये इस तरीके से और भी जो क्वेश्चन है वो करवा दूंगा मैं आप लोगों को। आज त्यौहार है, आप लोगों को जो है राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने भी लड़कियां यहाँ पर मैं देख रही है, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग बहुत सारी मेहनत करेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और जो लड़के लोग देख रहे हैं वो लोग भी, ठीक है, रख लो। ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों को भी, ठीक है। लड़के भी बेचारे होते हैं कमजोर, लोग समझते नहीं है उनको, ठीक है, वो भी कमजोर होते हैं, उनको भी रक्षा की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो भी इमोशनल होते हैं। लड़कों को भी, बिल्कुल विपुल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लड़कों को भी, तो लड़कों को भी हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन में मुझे बता देना सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और जो है फ्रेंड्स सेशन को लाइक करके जहाँ भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।